बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में राहुल अपनी पत्नी सुष्मिता और अपने 5 साल के बेटे श्रवण के साथ रहता था। राहुल और उसकी पत्नी जमींदार के खेत में काम करते थे। श्रवण भी उनके साथ खेतों पर जाता था और पेड़ पौधों के पास खेलता था। श्रवण कभी पेड़ों पर चढ़ जाता तो कभी उसके फल खाने लगता। राहुल और उसके परिवार की जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। हर रोज की तरह श्रवण आज भी अपनी मम्मी पापा के साथ खेतों पर जाता है। राहुल अपने बेटे को पढ़ाना चाहता था, लेकिन श्रवण मंदबुद्धि था। तभी वहाँ जमींदार विक्रम प्रताप सिंह भी आ जाता है और कहता है, राहुल, इस लड़के को स्कूल पढ़ने भेजो या काम पर लगाओ, लेकिन मेरे पेड़ों से इसे दूर रखो। ये मेरे फल खा जाता है, मुझे इससे बहुत नुकसान होता है। साहब, बच्चा है इसलिए छोड़ देते हैं, इसे धूप में कैसे रखेंगे हम? अरे तो बच्चा है ना, इसे स्कूल भेजो, अनाथ आश्रम भेजो या जहाँ मर्जी वहाँ भेजो, लेकिन मेरे फल तो मत खिलाओ इसे। ठीक है साहब, ये कल से आपके फल नहीं खाएगा, मैं उसे वहाँ नहीं जाने दूंगा। विक्रम प्रताप सिंह ये बोलकर चला जाता है। तभी वहाँ सुष्मिता आ जाती है और कहती है, क्या हुआ जी, आप इतनी चिंता में क्यों हो? श्रवण को स्कूल वाले तो लेते नहीं हैं, घर से छोड़ नहीं सकते और खेत में धूप रहती है। सिर्फ जमींदार का बगीचे का सहारा था, लेकिन वहाँ भी अब मुश्किल है। श्रवण अब कहाँ रहेगा? मैं स्कूल जाकर एक बार मैडम जी से बात कर लूंगी। अगर वो हमारे श्रवण को पढ़ाएंगी तो बहुत अच्छा होगा। तू पागल है क्या? तुझे समझ में नहीं आता? जब मैडम जी बोल चुकी हैं कि श्रवण मंदबुद्धि है, वो इसे नहीं पढ़ाएंगी। अच्छा ठीक है, अभी काम करते हैं, फिर बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। दोनों काम में लग जाते हैं। श्रवण आम के पेड़ के नीचे बैठकर आम खा रहा था। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है वहाँ? अरे मैं पेड़ हूँ, जादुई पेड़, और तुम मेरी छांव में बैठे हो। ये सारे आम तुम्हारे हैं, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अरे तुम बोलते भी हो? हाँ मेरे दोस्त, मैं बोलता भी हूँ, और अब से तुम यहाँ रोज आना। पेड़ और श्रवण बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ विक्रम प्रताप सिंह आ जाता है और कहता है, मुझे ऐसा कौन सा बिजनेस करना चाहिए जिससे मैं बहुत ही कम समय में बहुत ही अमीर आदमी बन जाऊं। हाँ, मैं वैज्ञानिकों को बोलकर ऐसी मशीन बनवा लेता हूँ जिसके एक साइड से साधारण कपड़ा डालूं और दूसरी साइड से बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत लहंगे निकले। अरे वाह, इस मशीन से तो मैं बहुत ही जल्दी अमीर बन जाऊंगा। श्रवण जमींदार की सारी बातें सुन लेता है और जमींदार अपने घर पहुंच जाता है। श्रवण भी अपने माता पिता के साथ घर आ जाता है। श्रवण, अब तू पढ़ाई में ध्यान दे ले। जमींदार अब तुझे खेतों में नहीं घुसने देगा। क्यों घुसने नहीं देगा? वो आम का पेड़ तो मेरा दोस्त है और मेरे दोस्त ने मुझे बोला है कि मैं रोज उसके पास आया करूं। देख ले सुष्मिता, तुमने कहा था ना कि श्रवण मंदबुद्धि नहीं है। अब देख ले, पेड़ भी अब बोलने लगे और दोस्ती भी करने लगे हैं श्रवण से। पापा, उसने सच में ही बोला है। श्रवण, तू कल से घर पर ही रहेगा। पापा, मुझे कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं मशीन खरीद सकूं और उससे कुछ लहंगे निकाल सकूं। फिर आपको खेतों में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम भी जमींदार बन जाएंगे। सच में लड़का पागल हो गया है। ए लड़के, पागल है क्या तू? रात को सभी सो जाते हैं, लेकिन श्रवण के मन में वो लहंगे की मशीन ही होती है। अगले दिन श्रवण जब सबसे पहले खेतों में पहुंच जाता है और फिर आम के पेड़ के पास पहुंच जाता है। ए दोस्त, क्या हाल है तुम्हारे? अगर तुम मेरे दोस्त हो तो तुम मुझे साधारण कपड़ों से लहंगे बनाने वाली मशीन दे दो। बस इतनी सी बात। अरे अभी दे देता हूँ। इतना कहकर वहाँ एक परी प्रकट हो जाती है। परी को देखकर श्रवण दंग रह जाता है। परी श्रवण से कहती है, श्रवण, मैं इस जादुई पेड़ पर रहती हूँ। मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ और तुमने मुझसे जादुई लहंगे वाली मशीन मांगी है जो मैं अभी प्रकट कर देती हूँ। ऐसा कहकर परी अपने जादू से लहंगे बनाने वाली मशीन प्रकट कर देती है। लहंगे वाली मशीन देखकर श्रवण बहुत खुश हो जाता है और उसे लेकर अपने घर आ जाता है
और रात को सोने से पहले उसके पास लाल रंग का एक कपड़ा रख देता है और सोने चला जाता है। श्रवण जब सुबह उठकर देखता है तो वहाँ एक बहुत ही सुंदर लहंगा रखा हुआ था। ये देख श्रवण हैरान रह जाता है। वो खुशी से झूम उठता है और अपने माता पिता को वहाँ बुलाता है। वो दोनों भी श्रवण की इस कामयाबी पर बहुत खुश होते हैं और अब वो हर रोज सोने से पहले बहुत सारे कपड़े उस लहंगे बनाने वाली मशीन पर रख देते हैं और सुबह होते ही उन्हें बेच देते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन एक बड़ी लहंगा कंपनी का धनंजय सुष्मिता के घर आता है और कहता है, अरे ये क्या, मैंने तुम्हारी दुकान के बारे में बहुत सुना था, परंतु मुझे लगता है कि तुम घर में ही लहंगे सिलाई करते हो। ऐसा देखने के बाद मुझे लगता नहीं है कि तुम हमारा काम कर पाओगे। बताइए सर, कैसे काम करना है? आप एक बार बताइए तो हम आपका वो ऑर्डर जरूर पूरा कर देंगे। अच्छा, इतना यकीन है तुम्हें अपने ऊपर? जी सर। बहुत दिनों से हमें एक लहंगा सिलने वाले की जरूरत थी। अगर तुम हमारे लिए लहंगा सिल लिया करोगे तो हम तुम्हें उस काम के अच्छे पैसे देंगे। ये तो मेरी अच्छी किस्मत होगी कि मुझे आपकी कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा। मैं आपकी कंपनी के लिए लहंगे सिलने के लिए तैयार हूँ। ये हमारी तरफ से कुछ एडवांस रख लो। वैसे हमारी कंपनी का कर्मचारी तुम्हारे पास कपड़े सिलने के लिए ला दिया करेगा। और इस तरह राहुल उस कंपनी के लिए उस जादुई लहंगे देने वाली मशीन से लहंगे लेने लग जाता है। कुछ महीनों में ही वो अमीर बन जाते हैं और धीरे धीरे करके सुष्मिता ने अपना एक लहंगों का शोरूम खोल लिया। इस बात की खबर जमींदार को लग जाती है और वो राहुल के घर आता है। राहुल, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। तुमने मेरे पेड़ से जादुई लहंगे देने वाली मशीन ले ली है। वो पेड़ मेरा था, वो मशीन मेरी पेड़ की थी, तो उस पर सबसे पहले मेरा हक है। वो मेरे बेटे की है, ये तो उसने मुझे दी है। तुमने उससे बहुत दौलत कमा ली है। मैं तुमसे दौलत नहीं मांग रहा हूँ, बस तुम मुझे वो मशीन वापस दे दो। राहुल नैतिक मूल्यों का आदमी था और वो मशीन जमींदार को दे देता है। जमींदार बहुत सारे कपड़े खरीद लेता है और रात के वक्त जमींदार ने जैसे ही उस लहंगे बनाने वाली मशीन के ऊपर कपड़े रख दिए तो मशीन ऑटोमेटिक वहां से गायब हो गई और जमींदार के होश उड़ गए, क्योंकि जमींदार ने सारे शहर के कपड़े 30 लाख में खरीद कर अपने घर रख लिए थे, लेकिन अब वो उससे लहंगे ना बना सका। वहीं दूसरी तरफ राहुल ने लहंगे सिलने के लिए बहुत सारे कर्मचारी रख लिए थे और अब उसका बहुत बड़ा बिजनेस हो गया था और वो सब अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगे।